सभी का डीडी न्यूज में आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ऑपरेशन अखल के दौरान एक आतंकवादी ढेर, 2 जवान भी शहीद। पिछले 9 दिनों से जारी है मुठभेड़। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में वायुसेना का बचाव अभियान जारी। अब तक 700 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, 300 अब भी फंसे। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति। हवाई यातायात भी प्रभावित, 90 उड़ानें लेट, 4 रद्द। आज दिन भर के लिए रेड अलर्ट। देश भर में भाई बहन के स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन का उल्लास। भाई ले रहे हैं बहनों की रक्षा का प्रण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। हरमनप्रीत की अगुवाई वाली टीम 15 से 21 अगस्त के बीच खेलेगी 4 मैचों की सीरीज। एशिया कप से पहले ये सीरीज काफी अहम। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में ऑपरेशन अखल 9वें दिन भी जारी है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। वहीं सेना के 2 लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह शहीद हो गए हैं। भारतीय सेना ने जवानों की शहादत पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। पिछले सप्ताह शुरू हुए ऑपरेशन अखल को हाल के वर्षों में कश्मीर का सबसे लंबा आतंकरोधी मिशन माना जा रहा है। रात भर दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग होती है। फिलहाल सुबह से दोनों तरफ से गोलीबारी नहीं हुई है। अब तक इस ऑपरेशन में घायल सेना के 9 जवानों में से 2 जवान शहीद हो चुके हैं। वहीं 7 जवानों का इलाज श्रीनगर के सेना के अस्पताल में जारी है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी इस ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अखल के जंगलों में सघन तलाशी और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में है। और ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता शब्बीर डार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, 9 दिनों से ये मुठभेड़ जारी है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आप देंगे? बिल्कुल, ये एक 9 दिनों से ये जो ऑपरेशन है जारी है और कहा जा सकता है कि ये रिसेंट हिस्ट्री में एक लंबा सा जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है। और अभी ताज़ा इंफॉर्मेशन के हवाले से 2 सोल्जर्स की वहाँ पे मौत हुई है। जो कल रात को वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा फायरिंग और गोलाबारी हुई थी उसमें हमारे 9 जवान जख्मी हो गए थे और जिनमें 2 की शहादत भी नादरन कमान ने कंफर्म की है। तो ये ऑपरेशन जो है ये अखल का जो फॉरेस्ट एरिया गना फॉरेस्ट एरिया है, काफ़ी डेंस फॉइलेज है और इसलिए इस ऑपरेशन में ऑपरेशनल चैलेंजेस फोर्सेस को सामने आ रही है। क्योंकि एक तो घना जंगल है, ऊपर से जो टेररिस्ट है वो एक ऊंची चोटाई पे ऊंची पहाड़ी पे उनका शायद हाइड आउट है और वहाँ से वो फायरिंग कर रहे हैं। और सेना के लोग भी इसमें बड़ी सहयोग से बड़ी कॉशियस तरीके से आगे जा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा कैजुअलिटीज हो। लेकिन ऑपरेशन में हर एक चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, हेलीकॉप्टर्स है या ड्रोन्स हैं, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एडिशनल रेनफोर्समेंट भी इसमें लाई गई है कि अखल का जितना पूरा एरिया है जो अखल फॉरेस्ट है और उसके फुट हिल्स में जो गांव है उस सब एरियाज को महासरे में लिया गया है। और प्रयास यही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए और जितने भी छुपे हुए टेररिस्ट हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। क्योंकि अब ये 9वें रोज भी ऑपरेशन जारी है और ऐसा लगता है कि कहीं और रोज ये और भी चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे ऑपरेशन है, जिस तरीके से टेररिस्ट उन जंगल के उन गुफाओं में छुपे हैं और ऑपरेशंस में जितने भी चैलेंजेस आ रही हैं, यही कयास किया जा रहा है कि कुछ दिन और शायद
ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी। और सिक्योरिटी फोर्सेस की यही प्रयास है कि जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाए और जितने भी छुपे हुए टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। बताते चलें कि अभी जो है इस एनकाउंटर में 3 टेररिस्ट की को मार गिराया गया है, जिनमें से एक बॉडी को रिकवर किया गया है। और जो सूत्र के हवाले से जो ड्रोन फुटेज है उससे ये क्लियरली बताया जा रहा है कि 2 टेररिस्ट की जो बॉडी वहां पे पड़ी हुई है, जिनको अभी रिट्रीव करना मुश्किल है क्योंकि ऑपरेशन जारी है और टेररिस्ट वहां से लगातार फायरिंग कर रहे हैं। और ये जो टेररिस्ट हैं शायद उनको वो सारे सामान है, उनके पास नाइट गॉगल्स है क्योंकि वो भी हाईली ट्रेन्ड इस जंगल वारफेयर में है। और वो भी उनके पास भी अभी पूरा सामो सामान है, वहाँ पे एमुनिशन है, जिसके चलते से वो नवरोज से इस ऑपरेशन को अभी उसमें कंटिन्यू किए जा रहे हैं। जी शब्बीर, हाल के वर्षों की अगर बात करें तो कश्मीर में चलने वाला ये सबसे लंबा आतंकरोधी मिशन माना जा रहा है। एक आतंकवादी इस मुठभेड़ में मारा भी गया है। और क्या कुछ अपडेट है इस वक्त की? क्या अभी भी गोलीबारी हो रही है या फिलहाल मुठभेड़ नहीं हो रही है? किस तरह के हालात हैं इस वक्त? हमने देखा कि कल रात को पूरी रात जबरदस्त गोलाबारी और फायरिंग का तबादला वहां पे जारी रहा, लेकिन आज सवेरे से अभी कुछ लल है, अभी कुछ जो फायरिंग है वो थमी हुई है। लेकिन हमने देखा कि पिछले 9 रोज से लगातार वहां पे जो है फायरिंग और गोलाबारी जारी है दोनों साइडों से। ये मैं अभी भी बता रहा था कि ये जो टेररिस्ट है ये वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड हैं, क्योंकि उनके पास पूरा सामान भी है। और उनको ये जो जंगल वारफेयर और ऐसे सिचुएशन में वो अपना जो ऑपरेशन वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और सुरक्षा बल भी पूरी तरह से हर एक चीज को प्रयोग में लाया जा रहा है। वहां से इंडियन आर्मी के जवान, CRPF और जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो एहलकार हैं उनको वहाँ पे काफ़ी तादाद में वहाँ पे उनको ऑपरेशन में लाया गया है। और चाहे वो एरियल व्हीकल्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो या ड्रोन्स हैं या मॉडर्न जो थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस है, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन अब काफ़ी लंबा होता जा रहा है। और प्रयोग यही है, कोशिश यही है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि ये ऑपरेशन को जल्द से जल्द इसको कंक्लूड किया जाए और जितने भी छुपे हुए टेररिस्ट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। मैंने पहले भी बताया कि एक टेररिस्ट की जो बॉडी है उसको रिकवर किया गया है। अभी जो ड्रोन इमेजेस वहां से आई है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 टेररिस्ट की बॉडी वहां पे पड़ी हुई है, जिससे ये पता चलता है कि 3 टेररिस्ट को मार गिरा गया है। और अभी भी वहां पे कुछ और टेररिस्ट छुपे हैं जो लगातार फायरिंग और गोलाबारी वहां पे जारी रखे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया शब्बीर, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो ऑपरेशन अलग का 9वां दिन है और बताया जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन है अब अपने अंतिम चरण में है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आज सुबह से ही दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। खराब मौसम के कारण लगभग 90 फ्लाइट लेट हो गई हैं, जबकि 4 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। दिल्ली और NCR में भारी बारिश के कारण शास्त्री भवन, RK पुरम, मोतीबाग और किदवई नगर जैसे प्रमुख इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई, जिससे आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बिजली और गरज के साथ बहुत भारी बारिश होने की भी चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद भारतीय वायुसेना बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चला रही है। वायुसेना के चिनूक, Mi-17 V5 और LH हेलीकॉप्टर्स ने 123 नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। साथ ही NDRF की टीमों ने 4 टन से ज्यादा आवश्यक सामग्री भी प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति की है। वहीं विशेष दूरसंचार इकाई को एयरलिफ्ट कर कटे हुए इलाकों में महत्वपूर्ण संचार सेवाओं की बहाली हुई है। आपदा के 3 दिन बाद अब तक कुल 566 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि 300 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इस आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 लोग लापता हैं।
राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल अत्याधुनिक उपकरणों जैसे विक्टिम लोकेटिंग कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरे के इस्तेमाल कर रही है। डॉग स्क्वाड भी राहत कर्मियों के साथ मलबे और दुर्गम इलाकों में फंसे हुए लोगों की तलाश में जुटे हैं। और आपदा की इस घड़ी में हर एक जान जरूरी है। धराली आपदा में हर किसी को सुरक्षित निकालने का काम तेजी से जारी है। मुंबई की रहने वाली चंद्रभागा कई दिनों से हर्षिल में फंसी हुई थी, लेकिन उन्हें सुरक्षित लौटते ही जैसे ही फोन नेटवर्क मिला, उन्होंने परिवार को वीडियो कॉल कर कहा, मैं सुरक्षित हूं। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता नीरज सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप किससे बात कर रही हैं वीडियो कॉल पे? मैं मेरे बेटे से और बहू से बात कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग बहुत अच्छे से रहे उधर, लेकिन उधर जो घटना घड़ी वो उसके लिए दुख होता है, बाकी सब अच्छा है। हम लोग बहुत मजे से उधर रह गए। तो वहाँ अभी क्या क्या स्थिति है अभी वहाँ? जो गए तो वो बहुत बुरी बात है, वो गए तो फिर हम लोग एकदम सेफ थे। गंगोत्री में होटल, खाना सब था। तो ये पहली बार यहाँ पे आके कॉल पे बात कर रही हैं? पहली बार? हाँ, पहली बार बात कर रही हूँ। तो अभी कैसा लग रहा है कि एक आफत में आप फंसी हुई थी और अब यहाँ आ गई हैं? हाँ, वो उधर थे, हम लोग को ऐसा ठीक लग रहा था, लेकिन हम लोग को ये था बच्चे लोग क्या सोचेंगे, हम है क्या नहीं, इतना ही बहुत बुरा लगा। अभी बच्चे लोग खुश हैं आपको देख के? हाँ, बहुत खुश है। ये आप देखें कि चंद्रभागा बात कर रही हैं और इनके बच्चे हैं जिनसे ये बात कर रही हैं, पहली बार यहाँ उतरी हैं और फ़ोन कॉल सबसे पहले इन्होंने किया है अपने बच्चों को ये बताने के लिए कि वो सुरक्षित पहुँच गई हैं और इस समय मताली में हैं, उत्तरकाशी में हैं और अब कुछ समय के बाद ये अपने घरों की ओर रवाना होंगे। तो ऐसी तमाम जो कहानियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी कि इस आपदा में जो लोग फंसे हुए थे, प्रशासन और NDRF, ITBP सेना लगातार काम कर रही है, लगातार रेस्क्यू कर रही है ताकि ये लोग अपने घरों में सुरक्षित पहुंच पाएं। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में शुक्रवार सुबह जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज दिन भर अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शाम और रात के समय कुछ क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। मौसम विभाग द्वारा आज सुबह जारी चेतावनी के अनुसार अगले 6 घंटे के दौरान क्षेत्र में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कई जगह हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। हालांकि फिलहाल कोई भारी वर्षा की चेतावनी नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों और यात्रा करने वाले लोगों के लिए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित पोंग डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे ब्यास नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में जलभराव का खतरा बढ़ गया है। शुक्रवार रात से शनिवार तक डैम से करीब 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि बीते 3 दिनों से औसतन 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने पर जल छोड़ने की मात्रा बढ़ाई गई है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों को ब्यास नदी से दूर रहने की चेतावनी भी दी है। साथ ही कांगड़ा जिले से लेकर पंजाब के सीमावर्ती होशियारपुर तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते शिमला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 5 का सफर एक बार फिर मुश्किलों भरा हो गया है। शुक्रवार शाम सोलन के आगे चक्की मोड़ पर एक भारी भरकम चट्टान कार पर गिर गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और हाईवे का एक हिस्सा बंद हो गया। हादसे में किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन एक तरफ का रास्ता बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। जानकारी के अनुसार पिछले 4 दिनों में इस क्षेत्र में 4 बार चट्टानें गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे हाईवे बार बार अवरुद्ध हो रहा है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चौथा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज देश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को उपहार प्रदान करते हुए उनकी रक्षा और हर स्थिति में साथ देने का वचन देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाइयों और बहनों के बीच प्रेम और विश्वास के अद्भुत बंधन को दर्शाता है। भाई बहन के अटूट स्नेह, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक रक्षाबंधन आज देश भर में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं भारत और विदेश में रह रहे सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। भाई बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, भाई बहन के अटूट स्नेह, विश्वास और रक्षा के संकल्प को समर्पित पावन पर्व रक्षाबंधन की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व सभी के जीवन में हर्षोल्लास का माध्यम बने, ईश्वर से यही कामना करता हूँ। देश भर में आज भाई बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व केवल राखी के धागे की पवित्रता का नहीं, बल्कि अपनी बहनों के सम्मान, सुरक्षा और सुख समृद्धि के संकल्प का प्रतीक है। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक ये पर्व हमारे भीतर मौजूद रक्षा शक्ति की भावना को और अधिक मजबूत करे, यही ईश्वर से कामना है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारतीय सेना ने छात्राओं के साथ रक्षाबंधन मनाया। स्कूल की छात्राओं ने सैनिकों की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें मिठाई खिलाई। बहनों ने सैनिकों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की और वीर सैनिकों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। भाई बहन के बीच आपसी स्नेह, अटूट प्रेम, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक रक्षाबंधन आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सेना ने भी देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी और एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है। आपको वो वीडियो दिखाते हैं। राखी का धागा सिर्फ रिश्ते का नहीं होता, ये होता है विश्वास का, भरोसे का और भारतीय सेना के प्रति एक निश्चल प्रेम का प्रतीक। जब भारतीय सेना प्रमुख को राखी बांधी जाती है तो वो हर उस वीर के लिए होती है जिसे देश की हर बहन अपना भाई मानती है। ये सिर्फ एक बंधन नहीं, एक संकल्प है जहां हर धागा बांधता है एक वादा, रक्षा का, समर्पण का और प्रेम का। रक्षाबंधन के इस पवित्र अवसर पर भारतीय सेना फिर अपना संकल्प दोहराती है, भारत के हर नागरिक की सुरक्षा और देश के प्रति संपूर्ण समर्पण का। हैप्पी रक्षाबंधन।
रुक करते अगली खबर का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर 9 अगस्त सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। दौर था जब देश अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने के लिए अंतिम संघर्ष की ओर बढ़ रहा था। तारीख थी 8 अगस्त 1942 की रात। जगह था मुंबई का गोवालिया टैंक मैदान। यह वही ऐतिहासिक स्थल था जहां कांग्रेस का 1-2.5 दिन लंबा ऐतिहासिक अधिवेशन चला और उसी के बाद 8 से 9 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। लाखों लोग वहां इकट्ठे हुए थे, आंखों में एक ही सपना, आजादी। एक 73 साल का बुजुर्ग मोहनदास करमचंद गांधी लोगों के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ उठाकर एक ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो, और साथ ही भारतवासियों को 2 टूक संदेश दिया, भारत छोड़ो। भीड़ में बिजली सी दौड़ गई। यहीं से अंग्रेजों की सत्ता के आखिरी अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन केवल एक नारा नहीं था, यह एक संकल्प था अंग्रेजों को यह स्पष्ट करने का कि अब भारत किसी भी हालत में परतंत्र नहीं रहेगा। लेकिन यह आंदोलन अचानक नहीं आया। इसकी पृष्ठभूमि में कई कारण थे। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और भारत को इस युद्ध में जबरन शामिल किया गया था बिना देश की राय के। अंग्रेजों की यह मनमानी कांग्रेस और भारतीयों के आत्मसम्मान को गवारा नहीं थी। इसी के चलते 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। यह निर्णय लिया गया कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। गांधी जी ने कुल 3 भाषण दिए, एक अंग्रेजी में और 2 हिंदी में। अंग्रेजी भाषा में उन्होंने यह ऐतिहासिक नारा दिया, क्विट इंडिया, जिसका हिंदी में अनुवाद था, भारत छोड़ो। इस नारे के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। गांधी जी चाहते थे यह नारा ऐसा हो जिसमें संकल्प हो, चेतावनी हो और एक शांति का संदेश भी। कई नाम सुझाए गए, लेकिन अंत में यूसुफ मोहर अली ने क्विट इंडिया का सुझाव दिया, जिसे गांधी जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। आंदोलन की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 9 अगस्त की सुबह ही गांधी जी, नेहरू, पटेल और आजाद चारों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खान महल में नजरबंद किया गया, जहां उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई भी थे। लेकिन दुखद बात यह रही कि आंदोलन शुरू होने के महज 1 सप्ताह बाद ही 15 अगस्त 1942 को महादेव देसाई का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गांधी जी इस आघात से टूट गए। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में गूंजा। लाखों लोग जेल गए, हजारों शहीद हुए, पर भारत झुका नहीं। यह आंदोलन वो निर्णायक क्षण था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और सिर्फ 5 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हम उन सभी वीरों को कृतज्ञतापूर्वक याद करते हैं जिन्होंने बापू के प्रेरक नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उनके साहस ने देशभक्ति की एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसने असंख्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट किया। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अगस्त क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का वो बिंदु है जिसने स्वाधीनता के संघर्ष को और भी तीव्र बना दिया। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया। इस क्रांति से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा हुआ जिससे ब्रिटिश हुकूमत दहशत में आ गई। इस ऐतिहासिक आंदोलन की वर्षगांठ पर स्वतंत्रता संग्राम के सभी अमर सेनानियों को कोटिशः नमन।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साहस, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, अशफाक उल्लाह खान जी जैसे वीरों ने अंग्रेजों की लूट के विरुद्ध क्रांति की मशाल जलाकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों से लूटा गया धन देश हित में ही उपयोग हो, इस उद्देश्य से इन वीर सेनानियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन किया। देश इन सेनानियों की बहादुरी और शौर्य का सदैव ऋणी रहेगा। आज विश्व संस्कृत दिवस है। हर वर्ष श्रावणी पूर्णिमा तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताह देश विदेश में कवि गोष्ठी, संस्कृत प्रतियोगिता, संस्कृत यात्रा आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृत के महत्व पर आधारित आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचन, अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। ज्ञान संपन्न, कर्ण प्रिय ध्वनि से युक्त और जनमानस को पवित्र करने वाली देववाणी रूप में प्रतिष्ठित संस्कृत भाषा सहस्र वर्षों से अपनी वैज्ञानिकता और सभ्यता संस्कृति के कारण आज भी अपने श्रेष्ठ स्थान को स्थापित किए हुए है। इस भाषा के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान दिखाने के लिए और इसके अध्ययन, उपयोग, संरक्षण इत्यादि की भावना के उत्साह के लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी। विविध प्रकार के शैक्षणिक कार्यों के शुभारंभ के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि ऋषियों मुनियों द्वारा शिक्षण सत्र के रूप में स्वीकृत है। कई ज्ञात भाषाओं की जननी यह संस्कृत भाषा अपनी वैभव संपन्नता के कारण आज संपूर्ण जगत में देदीप्यमान है। आज विदेश के कई संस्थान और विश्वविद्यालय रुचिपूर्वक संस्कृत को अपने पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किए हुए हैं। संस्कृत भाषा अपने कई नाम रूपांतरों में यथा इंडोलॉजी, प्राच्य विद्या, संस्कृत अध्ययन विभाग इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण्ण, उतनी ही अटल है। संस्कृत की महिमा से प्रभावित काल और क्रम के अनुसार विश्व के कई स्थानों में विश्व संस्कृत सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत के महात्म्य को व्याख्यायित करना एक दिवस में संभव नहीं है, तथापि इसकी प्रतिष्ठा को संपूर्ण संसार के समक्ष रखने का उद्देश्य यह है कि अभी भी यह भाषा अपनी विशिष्टता के कारण भाषाविदों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञान के लिए अनुसंधेय है। हजारों सालों से पुरातन यह भाषा आज भी अपनी चमत्कारिक भाषागत शक्तियों के कारण लोगों को आश्चर्यचकित करती आई है। भाषा के प्रति सम्मान करने और इसकी विद्वत्पूर्ण साहित्यिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम संस्कृत दिवस है। आज इस भाषा की व्यापकता न केवल पूजा पाठ इत्यादि तक सीमित है, बल्कि भारत के कई प्रतिष्ठित स्थानों और विदेशों में भी इसकी प्रासंगिकता सर्वसिद्ध है। संस्कृत दिवस का यह उद्देश्य है कि यह भाषा ऐसे ही निरंतर अपनी सार्वभौमिकता को सिद्ध करते हुए जनमन को पुण्य और आह्लादित करती रहे।